आपने देखा होगा जुकाम, बुखार, खांसी या शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द होने पर, चाहे वो पैर में दर्द हो चाहे वो सर में दर्द हो, आप जो दवाएं खाते हैं वो सभी दवाएं पेट में जाती हैं। तो फिर किस प्रकार ये दवाएं अलग अलग अंगों में अपना असर दिखाती हैं? इसके लिए रुधिर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रुधिर यानी रक्त के द्वारा ही ये दवाएं हमारे शरीर के अलग अलग अंगों तक पहुंचकर अपना असर दिखाती हैं। तो कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य हैं जो रक्त के द्वारा किए जाते हैं, उन्हीं का आज की इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए अध्ययन करते हैं रुधिर के महत्वपूर्ण कार्य। छात्रों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रुधिर के कौन कौन से वर्ग होते हैं, लेकिन उस वीडियो में बिल्कुल अंत में मैंने एक फोटो लगाया था जो चार्ट था रक्त देने और लेने वाला का, यानी हम किस किस समूह के रक्त को किस किस व्यक्ति को दे सकते हैं। दुर्भाग्य से एडिटिंग में वो चार्ट छूट गया, तो वो चार्ट आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगा। नंबर 1 पर सबसे पहले आता है ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। हम श्वसन क्रिया के दौरान बाहर यानी वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस फेफड़ों तक ले जाते हैं। फेफड़ों में जाने के पश्चात यह रुधिर में चली जाती है और रुधिर में उपस्थित हीमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन गैस को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। बाद में जब ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाती है तो रुधिर ही इस गैस को अंगों से वापस लाता है फेफड़ों तक, जो कि बाहर निकाल दी जाती है। इस प्रकार शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन गैस का जो परिवहन है रुधिर के द्वारा ही होता है। इसके संबंध में मैं वीडियो बना चुका हूं, मानव का श्वसन तंत्र, वो आपने अभी तक नहीं देखी है तो इस आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। नंबर 2 पर आता है पोषक पदार्थों का परिवहन। हम जो भी खाना खाते हैं उस खाने का पाचन होता है आंत में जाने के पश्चात। दोनों आंतों से जब खाना गुजरता है तो उसी के दौरान हमारे जो भी खाने में पोषक पदार्थ थे उनको अवशोषित कर लिया जाता है आंतों के माध्यम से। अवशोषण के पश्चात ये पोषक पदार्थ या पोषक तत्व हमारे रुधिर में पहुंच जाते हैं और रुधिर इन पोषक पदार्थों को शरीर के अलग अलग भागों तक पहुंचाता है। इस प्रकार पोषक पदार्थों के परिवहन में रुधिर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी प्रकार जब हम कोई भी दवा खाते हैं तो उस दवा में जो भी केमिकल होते हैं वो पदार्थ भी रक्त के द्वारा ही परिवहन किए जाते हैं, अर्थात शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाए जाते हैं। इसीलिए दवा पेट में जाने के पश्चात रुधिर के माध्यम से शरीर के अलग अलग अंगों तक पहुंचती है। नंबर 3 पर आता है उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। हम जो भी खाना खाते हैं पाचन के पश्चात वह अपशिष्ट पदार्थों के रूप में बदल जाता है। इसी प्रकार शरीर में अन्य उत्सर्जी पदार्थ भी होते हैं, ये अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जैसे मल, मूत्र, यूरिया, यूरिक एसिड इत्यादि। तो इन सभी पदार्थों को ये रक्त उत्सर्जी अंगों तक पहुंचा देता है, जिसके पश्चात ये शरीर द्वारा बाहर त्याग दिए जाते हैं। तो इस प्रकार अपशिष्ट एवं उत्सर्जी पदार्थों के परिवहन में रक्त की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आगे है नंबर 4 पर शरीर का ताप नियंत्रण। शरीर के ताप को नियंत्रित रखने में रक्त की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आप जानते हैं कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जो सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। पूर्व में यह शरीर का ताप 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या 36.9 डिग्री सेल्सियस होता था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर बदलाव करते हुए वर्तमान में इसे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस कर दिया गया है। नंबर 5 है हार्मोन्स का परिवहन।
हमारे शरीर में कुछ ग्रंथियां या कुछ भाग हार्मोन्स को स्रावित करते हैं, लेकिन ये हार्मोन उस स्थान पर नहीं बल्कि किसी शरीर के अन्य स्थान पर इस्तेमाल होते हैं। तो इन हार्मोन्स को रुधिर ही निश्चित स्थान तक ले जाता है। इस प्रकार हार्मोन्स के परिवहन में रक्त की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नंबर 6 है प्रतिरक्षात्मक कार्य। पिछली वीडियो में मैंने आपके लिए बताया था कि हमारे रक्त में WBC यानी व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स होती हैं और ये WBC बाहरी रोगों से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बाहरी बैक्टीरिया, वायरस या किसी अन्य केमिकल जिसे हम एंटीजन कहते हैं से लड़ने में ये WBC अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस प्रकार रक्त बाहरी बीमारियों या रोगों से रक्षात्मक कार्य भी करता है। नंबर 7 है चोटों एवं घावों से सुरक्षा। जब हमें कहीं कोई चोट लग जाती है या कोई अंग कट जाता है तब शरीर में एक प्रोटीन होता है फाइब्रिनोजेन। ये प्रोटीन रक्त का थक्का बनाकर अतिरिक्त रक्तस्राव को रोक देता है। इससे अतिरिक्त रक्त का बहाव नहीं होता। इस प्रकार रक्त चोट या घावों से रक्षात्मक कार्य भी करता है। अंतिम और नंबर 8 है टूटी फूटी या मृत कोशिकाओं को रक्त प्लीहा जिसे हम स्प्लीन कहते हैं वहां ले जाता है और वहां जाकर के ये नष्ट हो जाती है। इस प्रकार हम प्लीहा को कोशिकाओं का कब्रगाह या कब्रिस्तान कहते हैं। ये है सारणी रक्त वर्गों की। बनाना इसको बहुत आसान है। सबसे पहले बनाइए आप एक टेबल इस प्रकार की जिसमें यहाँ लिखा हुआ है -O + O -A + B और इस प्रकार +AB तक। इसी प्रकार इसी क्रम में बनाइए बाएं तरफ सर्वग्राही, ये है सर्वदाता। इसके पश्चात ठीक बीच से खींच दीजिए तिरछी लाइन जिसे हम बोलते हैं डायगोनल और निचले पार्ट में बनाइए त्रिभुज कुछ इस प्रकार से। अब इस बड़े त्रिभुज के तीनों कॉर्नर पर बनाइए छोटे छोटे 3 त्रिभुज 4-4 बॉक्स काउंट करने के बाद, यानी प्रत्येक कॉर्नर में 4 बॉक्स आने चाहिए कुछ इस तरीके से। अब देखिए आप ये जो आपके त्रिभुज हैं 4, इन सभी त्रिभुजों की सभी भुजाएं जिन जिन बॉक्स से होकर के गुजर रही हैं उन बॉक्सों पर लगा दीजिए आप राइट का टिक। इस तरीके से आपकी टेबल तैयार। छात्रों, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक एवं महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आपको भविष्य में लगातार मिलते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।